आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मौजूदा वक्त में जहां सियासी पार्टियों के लिए इलेक्शन जीतना बड़ी चुनौती है, वहीं आम आदमी के लिए भी रोजगार हासिल करना बड़ी चुनौती से कम नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के मौके नहीं है, बेरोजगार नौकरी की चाहत और आहत होकर एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान में दिसंबर 2021 तक 53 मिलियन बेरोजगार हैं, जिसमें एक हिस्सा बड़ा खवातीन का माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी सरकार खवातीन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आगे बढ़ाने के दावे भी करती रही है। बेरोजगारी के ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने जारी किए हैं। CMIE ने कहा है कि काम की तलाश करने के बाद भी बेरोजगार बैठे लोगों का बड़ा आंकड़ा तशवीशनाक है यानी चिंताजनक है। आए दिन नौकरी की तलाश में नौजवान एहतजाज करते हुए सड़कों पर लाठियां खाते नजर आ ही जाते हैं। रोजगार की तलाश में निकली नौजवान नस्ल किसी पेपर लीक से परेशान होती है तो कभी काउंसलिंग नहीं होने से परेशान दिखाई देती है। रोजगार चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन इंतखाबात के बाद यह मुद्दा नेताओं की नजर से दूर हो जाता है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में आज खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार हैं, ये आंकड़ा CMIE ने जारी किया है, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बेरोजगारों की इतनी तादाद क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और सरकार से लगातार मुतालबात किए जाते रहे हैं कि आखिर बेरोजगारी के आंकड़े के हवाले से उनके पास क्या रिकॉर्ड है। कई बार इस हवाले से पूछा गया है, लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल के पटना की तस्वीरें हैं, जहां पर उम्मीदवारों ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। इन रेलवे से मुतालिक एग्जाम था, इम्तिहान था, उसमें धांधली का इल्जाम लगाते हुए प्रोटेस्ट इंतखाबात जहां एक तरफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बेरोजगार सड़कों पर उतरकर लगातार नाराजगी का इजहार करते हैं और पुलिस उन पर लाठियां बरसाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बेरोजगारी की शरह क्यों बढ़ रही है? आखिर सरकार कुछ कदगन लगाने की कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर इन बेरोजगारों को रोजगार कब और कैसे दिया जाएगा? ये कई सवाल हैं। इसीलिए आज हम खास मेहमानों को मदऊ कर चुके हैं, जिन्हें तारुफ करा दें, जिनसे आपका डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान होंगे। हालांकि डिबेट की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन से हमें करनी थी, इस वक्त मौजूद नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के पास हम चलते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, CMIE का आंकड़ा कांग्रेस ने भी देखा होगा, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, नौजवान आज भी सड़कों पर उतरते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खातिर खा उनके लिए इकदाम नहीं किए जाते। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, काउंसलिंग नहीं होती है, तलबा नौजवान जो है पीट रहे होते हैं और बेरोजगारी की जो नए आंकड़े जो हैं ये तशवीशनाक हैं। बेहद दुखद है और ये सच्चाई बात है कि कांग्रेस पार्टी का कोई आंकड़ा नहीं है, आपका कोई आंकड़ा नहीं है, मीडिया ने बेवजह कोई बातें नहीं उछाली है। ये सरकार के तरफ से डाटा जो आया है और इस डेटा में यदि इस तरह की चीजें हैं और इन परेशानियों का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे। 45 वर्षों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पूर्व की स्थिति में थे। कोविड के बाद तो हालात ही बदल गए हैं। ये सरकार खुद अपना पीठ थपथपाती है। ये सरकार लगातार कहती है कि नहीं सब चीज ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन क्या हाल है? युवाओं का हाल खराब है बेरोजगारी के कारण, और जो ऑलरेडी सीट है वो सीट पर भी कोई कहानी नहीं है, उसको भी भरने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। तो आखिर क्यों? दूसरी तरफ महंगाई से निश्चय देख रही है सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। सरकार जो है कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को सारे चीजें प्राइवेटाइज करके देना चाहती है, जो वर्षों से पब्लिक सेक्टर में चीजें थी जिससे रोजगार पैदा होता था। कुटीर उद्योग, MSME का जो हाल किया है सरकार ने, चाहती है कि मोनोपोलाइज हो जाए और कहीं ना कहीं कुछ 10-15 इनके मित्रों को सारी संपत्ति देश की मिल जाए और वो लोगों को एक तरह से अपना क्लाइंट बना करके नौजवानों की भी जिंदगी को रौंदने का और उनको शोषित करने का काम करे। पेट्रोल महंगा, मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि पेट्रोल महंगा
तेल महंगा, महंगा हुआ घर का सामान, दाल महंगी, दवा महंगी। भाजपा सरकार में केवल सस्ती है तो आम जन की जान आज सस्ती हो गई है। बाकी हर चीज महंगा है, न लोगों के पास रोजी रोजगार है, महंगाई का आलम आसमान छू रहा है। आज तक ऐसी महंगाई कोई कभी झेली नहीं होगी। इस सीजनल टाइम में भी खुदरा जो महंगाई दर है 5.59% है। और जो भाजपा के प्रवक्ता देखिएगा जाएंगे और जब वो चर्चा करे तो सब चंगासी लगेगी और उसका आर्गुमेंट होगा कि पिछली सरकारों ने ये सिर्फ रोना रोते हैं। थोक महंगाई दर 14.23% जो पिछले 8 महीनों लगातार बढ़ रही है, था उससे भी ज्यादा हो गया है आज के डेट में। इस तरह यदि होगी तो आम जनता जो सामान्य लोग हैं वो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। इस्तकबाल है आपका इंतजार हो रहा था, चूंकि डिबेट की शुरुआत आपके ही रिएक्शन से करनी थी, लेकिन आप उस वक्त जुड़े नहीं, लिहाजा हमें कांग्रेस से का रिएक्शन लेना पड़ा। गोपाल कृष्ण साहब, चूंकि आज के डिबेट का उन्वान आपको पता ही होगा कि CMIE ने एक आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े के जरिए 5,30,00,000 लोग बेरोजगार हैं। ये आपकी नजरों के सामने भी गुजरा होगा, ऐसा क्यों? गोपाल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरे को अभी आवाज आई है आपकी। हाँ जी, मेरा सवाल ये था, चूंकि आप देरी से जुड़े, सबसे पहला सवाल आपसे ही करना था। CMIE के आंकड़े को आपने भी देखा होगा, जिस पर आज हमने डिबेट रखा है। आखिर बेरोजगारी की शरह में इजाफा क्यों होता हुआ जा रहा है? 5,30,00,000 लोग, नौजवान बेरोजगार हैं और एग्जाम्पल हमें हर जगह से दिखाई दे पड़ता है। अगर कल पटना की हम बात करेंगे तो वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेरोजगार नौजवानों पर। देखिए, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत की बहुत शुरू से चली आई समस्या है। आज हम 75 स्वतंत्रता के 75 साल के स्थिति में हैं, उसमें 7 साल हमारी सरकारें हैं, लेकिन जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम होना था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स, वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो वह किसी भी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी सरकार ने शुरू से स्वतंत्रता के बाद नहीं किया। एक बेसिक समस्या यह है, हमारी जो जनसंख्या है, जिसमें पॉपुलेशन, नए रोजगार के लिए ढूंढने वाले लोग जो हर वर्ष आते हैं, उन लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रोजगार के जैसे अवसर मिलने चाहिए थे, जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले 7 साल में और अभी 5 साल में उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण काम किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्री के सेटअप की बात हो, MSME के सेक्टर की बात हो, रेहड़ी वाले, पटरी वाले लोगों के लिए बात हो, इसके लिए मुद्रा योजना और कई तरह की स्टार्टअप इकोसिस्टम, यह सब इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर, ये सब बनाए हैं, जिसके कारण अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम डेटा को देखते हैं, CMEI का जब भी हम डेटा देखते हैं, ये एक तरीके से कुछ सर्वे होता है, ठीक है, कितने लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं और उसमें से उनको कितना, वह उस संख्या के हिसाब से लेते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अनुसार ये कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें भी डेटा कलेक्शन में भी कुछ गैप्स हैं, जिसको सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के बढ़ावे के उसके साथ करने की कोशिश की। समझ गए, लोग भी समझ गए। अब सवाल ये सरकार से जो हमेशा पूछा जाता है, जब आपको किसी सर्वे में इतना गैप नजर आता है तो अपना डेटा क्यों नहीं मंजरे आम पर लाते हैं? बेरोजगारी की शरह कहां से पहुंच गई? सरकार तो साफ और शफाफ डेटा ला सकती है ना। आप दीजिए लोगों को जवाब कि नहीं है उतनी बेरोजगारी, जितनी बातें हो रही हैं उसमें गैप्स हैं, लूप एंड होल्स हैं, जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, पहली बात यह है कि जब हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हमारे देश की 57% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है
और वो भी कहीं ना कहीं नौकरी कई बार ढूंढ रहे होते हैं। एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 एक किस छोटी सी खेती पे काम कर रहे होते हैं, उससे उनकी रोजगार चलने वाला नहीं है, वो उनकी समस्या है। पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इन सब से देखिए जब भी रोजगार की चर्चा होती है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। कल किसी को नौकरी चाहिए, कोई भी सरकारें नौकरी 1 दिन में या 2 दिन में या 5 साल में नहीं दे सकती, उसके लिए लॉन्ग टर्म में क्या किया है। और आपने डेटा की बात की है, हम लोगों ने आरबीआई ने और एक पूरा डेटा निकाला है जो कि 5 साल बाद, हर 5 साल बाद वो डेटा आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होता है। अगर हमने 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के अनुसार लघु मध्यम और जो लोन दिए हैं उसके कारण उनके रोजगार शुरू हुए। रेहड़ी वाले पटरी वाले लोगों को 3.5 लाख करोड़ का लोन सरकार ने प्रोवाइड किया, 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक का, ताकि वह छोटे छोटे लघु उद्योग बना सके। उत्तर प्रदेश में ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक महत्वपूर्ण योजना लगाई है, जैसे अलीगढ़ में ताले बन सके, मथुरा में पेड़े बन सके, मेरठ में क्रिकेट का सामान बन सके, नोएडा में हम रहते हैं एप्रल इंडस्ट्री के लिए बनाने का प्रयास किया है। लघु उद्योग, छोटे उद्योग, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, स्वरोजगार और मुद्रा लोन, इन सब के द्वारा ही रोजगार की समस्या लॉन्ग टर्म में सॉर्ट आउट होगी। उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी और केवल प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां के अनुसार अगर देखेंगे तो यह समस्या के रूप में खड़ी रहेगी, इसका समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने की तरफ अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो ये काफी नहीं है। लोगों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है, उनके लिए रिसोर्सेज कैसे पैदा करने हैं, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। SCME के जरिए बहुत सारे एग्जाम्पल देकर नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन आंकड़े भी सामने हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े होते हैं उसमें कई सारे गैप होते हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि तो फिर सरकार क्यों नहीं आंकड़ा लेकर आ पाती है। कांग्रेस इस आंकड़े को किस तरीके से देखती है और इस पर आपका क्या बयान है, जो अभी गोपाल कृष्ण साहब ने कहा? देखिए, 2 बिंदु हैं। पहले बिंदु तो है कि सरकारी आंकड़े या सर्वे के जो भी आंकड़े हैं और जो सेंटर मॉनिटरिंग जो ये इकोनॉमिक जो सिस्टम है इसके तहत जो आंकड़े आते हैं, इस आंकड़ों की अपनी ऑथेंटिसिटी है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तरह भी ये काम करती है। और दूसरी बात की गोपाल साहब की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, महेश व्यास जी कुछ नहीं कहूंगा। उनका अच्छी बात है कि वो एक अच्छे स्पोक्समैन है भाजपा के, और इस बुरे दौर में भी वो उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता के जो आंकड़े हैं मैं बताना चाहता हूं, ग्राउंड की क्या स्थिति है, क्या लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है, क्यों MSME इतना बंद पड़ा है, क्यों नहीं उस पर काम हुआ, जो ऑलरेडी जो रोजगार का एक सबसे बड़ा सृजन करने का माध्यम था, इनको भी पता है, लेकिन ये बोलेंगे चूंकि इनको कुछ बोलना है। दूसरी बात, सच्चाई जो है वो ग्राउंड को हमको देखना होगा। सरकारी नौकरियों में अभी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो सरकार आई थी यही कह करके, चलिए वो भी मैं मान लिया, 2 करोड़ के हिसाब से 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार होना चाहिए था, 12 करोड़ रोजगार लोगों का इन्होंने छीन लिया देने के बजाय। सरकार के नहीं, मुद्रा लोन 15 करोड़ से ऊपर के लोगों को मुद्रा लोन एजेंसी में लगभग 8.5 लाख सीट खाली है। क्यों नहीं सरकार 7 साल में भरने का काम कर रही है? वो परिवार तो पलते, वो नौजवान तो जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका एक मोटिवेशन तो रहता। कहां पे रोजगार पैदा किया, कहां सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। बेचो अभियान का ये पूरा सरकार है, ये कभी रेलवे बेचने में, कभी जहाज बेचने में, कभी PSU बेचने में सब कर रही है। कहते हैं कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। भैया, हमने जो किया था वही तो आप कर रहे हैं। 7 साल में हमने किया था, सबको जोड़ जोड़ कर लाए, लोगों को उसी में नौकरी मिलती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। आज उस सबको आप बेच करके और आप जो है उसको खा रहे हैं बैठ के, आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। हमने किया था, हमारे समय में न तो महंगाई की इतनी दर थी, क्या कभी 45 साल में इससे ज्यादा? क्या बात है, महंगाई की दर 10.5% से ऊपर थी। रोजगार की कमी उस समय भी थोड़े होते थे, लेकिन ये हालात हाहाकार नहीं मची थी अग्रवाल साहब। आज देश में हाहाकार है, युवा निराश है, युवाओं के पास कोई काम धंधा नहीं है, लोगों की रोजी रोटी कोविड के बाद और खत्म हो गई। सरकार को जो आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी, जिससे मार्केट संचालित होता, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, मार्केट संचालित होता तो क्या होता? डिमांड बढ़ती,
सप्लाई का चैन बनता और उससे एमएसएमई जो छोटे उद्योग जो आज बंद पड़ गए, वो लाले पड़े हुए हैं, उनमें उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती। आपकी पूरी आर्थिक नीति गलत है, और मैं नहीं कह रहा हूं, 3 आर्थिक जो सलाहकार आपके थे छोड़कर एक पर एक चले गए। कांग्रेस का ये कहना है गोपाल साहब कि आपकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है वो ही गलत है। जब बार बार इस तरह की बातें इकोनॉमिस्ट की तरफ से कही जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और इस तरफ क्या ध्यान नहीं देती है? ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सर्वेज आते हैं, क्या उसे आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं? नहीं, देखिए, सर्वे को कोई नजरअंदाज नहीं करते। सर्वे का एक लिमिटेड रोल होता है, दायरा होता है, वो कुछ लोगों के पास सर्वे करके करते हैं। और महेश व्यास जी का इतिहास आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके कांग्रेस के साथ क्या संबंध रहे हैं, जो सीएमईआई के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, जो उसके मालिक हैं। तो यह बात अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है यानी जो सर्वे की जिनके तहत सर्वे कराया गया है उसी ऑर्गेनाइजेशन पर आप सवाल खड़ी कर रहे हैं कि उनका कांग्रेस से देखिए, वो तो सवाल सकता है कि वस्तु स्थिति है, सवाल क्या खड़ा करना है। महेश व्यास जी को सब जानते हैं। अजय साहब एक सेकंड, बात मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि 14 करोड़ जो रोजगार देने का हमारा वादा है। मैंने बताया कि जो मुद्रा लोन में 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन की क्या हालत है, और मुद्रा लोन से होता है और वो भी कितने लोगों को मिला है, उसमें कितने भ्रष्टाचार हुए हैं गोपाल साहब, आप जानते हैं। आप तो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा में आपकी भी बात सुन ली होती भाजपा ने, तो देश का ये हालत नहीं होता। दुर्भाग्य की बात है, आपका भी बात नहीं 9% का इन्फ्लेशन था यूपीए के समय में। इसको तो छोड़िए, आप भी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। 4% का इन्फ्लेशन का महंगाई की दर, लेकिन आपकी भी बात नहीं सुनती सरकार। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि हमारे टाइम पे कांग्रेस यूपीए के टाइम पे इन्फ्लेशन जो महंगाई दर थी वो कम थी। अरे 9.5% की महंगाई दर थी। इस वक्त पूरे स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो महंगाई दर है भाई साहब, आज क्या है, कौन सा झूठ बोल रहे हैं? महंगाई दर आज क्या है, 14.23 है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। विश्व से इतना पैसा भारत में आ रहा है, अकेले नोएडा में ही 2 लेकिन गोपाल कृष्ण साहब, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई आंकड़े जारी करने से आखिर क्यों सरकार हिचकिचाती है? मतलब आप दूसरे सर्वेस को, अगर कांग्रेस से उनका लिंक है, आपने उस सर्वे पर सवाल उठाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े जारी कर दे, आप जारी कर दे, आप करवा सकते हैं ना सर्वे। जारी किए हैं आंकड़े, मैं तो बता रहा हूँ। बेरोजगारों की कितनी तादाद है नहीं पता, वो बताते हैं कि कितनी तादाद है मुल्क में, बता दीजिए, आज आप ही बता दीजिए ना, उनको झूठा साबित करिए। तो मैं बता रहा हूँ, रोजगार के जो अवसर हैं, जो पोस्ट पेंडेमिक है, रोजगार के अवसर जो सरकारी आंकड़े हैं लेबर फोर्स के, उसमें रोजगार के सारी चीजें असिमुलेट करके देखनी पड़ेगी। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, चाहे स्वरोजगार हो, इन सबको देखते हुए हमने सरकार ने लगभग 21 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, इन्फ्लेशन की दर को कम किया है, 21 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, फिर तो जो नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं उन्हें नहीं उतरना चाहिए। 21 करोड़, क्या आप लोगों ने इस चीज की तहकीकात नहीं की कि 21 करोड़ लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है तो उसे पता करना चाहिए? सना जी, ये तो हम जानते थे कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी आकर झूठ बोलते हैं। अग्रवाल साहब एक इकोनॉमिस्ट है, इसलिए मैं सोचता था कि शायद ये सच बोलेंगे और सत्य का सामना एक करेंगे। उन्होंने कहा जिस प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वे किया है, वो उस सर्वे करने वाले शख्स का ताल्लुक कांग्रेस से कैसा है वो सबके सामने आया है। बड़ा इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस के वो प्रवक्ता नहीं है, न भाजपा के प्रवक्ता है। जहां तक बात है, सरकार क्यों नहीं ये डाटा लाती? पिछले 2-3 साल में डाटा क्यों छुपा के रखी है? किसी चीज का डाटा इस सरकार के पास नहीं है, न बेरोजगारी का है, न महंगाई का है, न महिलाओं पर अत्याचार का है, न किसानों की आत्महत्या पर है। ये तो कहती है कि नो डाटा अवेलेबल सरकार है एनडीए, इसको मैं मानता हूं। और विश्व में कहीं कोने में, कतरन में कोई एक प्रायोजित खबर आ जाती है जो सरकार को दिखावे के लिए ही लोग प्रायोजित कराते हैं, तो उस पर 4 दिन डिबेट चलता है कि देखिए सरकार के लिए तो
विश्व की एक छोटी सी कहीं जिसको कोई जानता भी नहीं है, इस एजेंसी ने सर्वे करा दिया और प्रधानमंत्री सर्वाधिक पॉपुलर है विश्व, भारत में और विश्व में। ये कौन सा इनका सर्वे होता है? मैं कहता हूं झूठ छोड़िए, ये झूठ का बाजार मत कीजिए। देश से बड़ा न पार्टी है न सत्ता है। सत्ता और सियासत रहेगी जब देश रहेगा। आज आमदनी का जो डिफरेंस है, असमानता है, सबने देखा विश्व में कि किस तरह से कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ में देश की सारी संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है और इस 7 साल में सर्वाधिक हुआ। कांग्रेस का ये बार बार इल्जाम रहता है गोपाल कृष्ण साहब की अमीर को अमीर भारतीय जनता पार्टी बना रही है और गरीब को गरीब बना रही है। ये सच्चाई है, इसको भी गोपाल साहब अस्वीकार करेंगे तो अलग बात है। गोपाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, गोपाल साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिन सवालात को आप खड़े कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने कहा कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, तो आखिर अगर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है तो टीवी डिबेट्स में जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहां से डेटा लेकर आते हैं जो बात करते हैं ऐसी? बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। एक ही महंगाई के डाटा इनके 4 प्रवक्ता से पूछिएगा, चारों अलग अलग डाटा देते हैं। क्या पता इनके पार्टी ऑफिस से जारी होता है, सरकार से जारी होता है, या कौन का आरएसएस हेडक्वार्टर से, सब जगह अलग अलग डाटा जारी होता है। 10%, 9-9.5% के लगभग बेरोजगारी की दर आज पूरे देश में पहुंचने की स्थिति में है। गोपाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राज्य में जहां चुनाव है, गोपाल साहब, कांग्रेस का ये इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों को अमीर बना रही है, गरीबों को गरीब बना रही है। ग्राउंड रियलिटी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ उनका मशवरा है कि महंगाई दर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई, तेल, चावल, दाल इतने महंगे हो गए हैं। क्या ये दिखाई नहीं देता भाजपा को? कांग्रेस का ये कहना है। देखिए, आप भी खरीदते होंगे, आपको नहीं दिखाई देता है क्या? आप नहीं नोटिस करते हैं क्या? गोपाल कृष्ण साहब, खाद्यान्न पे जो गरीब नीचे तबके के लोगों के लिए आवश्यकता की चीजें हैं, उसमें हम लोगों ने जीएसटी रेट, जो एवरेज जीएसटी रेट है, कांग्रेस के समय में इनडायरेक्ट टैक्स जो था 28 से 30% था सब चीजों पे। आज वो जीएसटी के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स खाद्यान्न पे खासकर 5% के करीब है और एवरेज 11 और 12% का टैक्स है। और दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन की बात जो कर रहे थे, महंगाई दर 9.5% थी कांग्रेस के समय में, आज 4.5% है। तो जो गरीबों को लिए 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न दे रहे हैं। देखिए, सबसे बीच में नहीं डिस्टर्ब करना चाहता था, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। 5.59 एनएसओ का डाटा अभी खुदरा महंगाई दर आया है और थोक महंगाई दर तो 14.23% है। कौन सा डाटा आप बता रहा हूँ? नहीं, हर व्यक्ति के अलग अलग डाटा है। ये सरकार के डेटा को नहीं मानते, ये ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को नहीं मानते, इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी के डाटा को नहीं मानते, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर के डेटा को मानते हैं और वो भी 5 डाटा जारी करती है। आज महंगाई दर, अभी खुदरा महंगाई दर 5.9% आया। और हर बार जब डेटा के ताल्लुक से बातचीत होती है तो हम ये पाया है, नोटिस में भी आया है, नाजरीन भी ये नोटिस करते हैं कि अलग अलग लीडरान की तरफ से अलग अलग डेटाज दिए जाते हैं। तो इस चक्कर को सरकार को खत्म करना चाहिए, जो एक्चुअल डेटा है उसको सामने लाना चाहिए ताकि दुनिया जाने कि इस वक्त महंगाई और आमदनी की शरह क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।